डियर स्टूडेंट्स, मैं दास सर आपके अपने चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी मेंस का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। बेसिकली फिजिक्स का जो है ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का पर्टिकुलर टॉपिक बताइए, और आज का टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कि संवेग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहते हैं, एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और आई थिंक सो कि ये आपका 1 और 2 से बेसिकली आप ग्रुप ए में देखिएगा 1 और 2 से बेसिकली आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई थिंक सो आना चाहिए, है ना, क्योंकि 3 और 4 से आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1 और 2 से अगर हम लोग गेस करेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक अमेजिंग कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको आपके गाइड में नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मार्केट से जो आप गाइड खरीदे हैं ना, सभी गाइड में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे, और अगर आप विथ फुल कंसंट्रेशन अगर क्लास में बने रहिएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको ईच एंड एवरीथिंग आज ही याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अब एक चीज समझिए, फिजिक्स में एक ऐसा है ना कि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम में स्कोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स 75% प्लस स्कोर किया जा सकता है इसमें, अगर आप सिस्टमेटिक वे में सही चीज लिखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर अंट बंट उल्टा सीधा लिखने का टाइप चांस ही नहीं है ना। आपको फिजिक्स में बहुत खराब मार्क्स ही मिलता है स्टूडेंट लोगों को, और बहुत शानदार मार्क्स ही मिलता है है ना। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में सही सही अपना अकॉर्डिंग टू डेटा फैक्ट आपको लिखना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इनफैक्ट आप लिख ही नहीं पाइएगा, समझ गया ना, क्योंकि ये इतिहास भूगोल तो है नहीं, है ना। झारखंड में जनजातियों का विकास पे वर्णन करें, है ना, तो आप देश डाट लिख दीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन दिस दैट पे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर कॉपी भरने का ऑप्शन मिलता है, फिजिक्स में वो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझते चले जाइए मेरे साथ, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और आई थिंक सो आपको, अगर आप साइंस या कॉमर्स के, साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ समझिए, ठीक है, और फिर बताना कैसा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना, यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा संवेग क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये संवेग होता क्या है ना, संवेग क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग को इंग्लिश में डियर बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं। मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। दैट मीन्स मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट है किसका, मास यानी द्रव्यमान, और किसका, यानी वेलोसिटी यानी वेग का। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है, मास m है, ठीक है, और एंड एट दैट इंटरवल, उसी क्षण उस वस्तु का वेग भी है, वेलोसिटी भी है, तो जो मोमेंटम का परिणाम होगा, वस्तु का वेग का परिमाण होगा, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होगा, वो डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा P इक्वल टू एम भी। P इक्वल टू एम भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, P इक्वल टू एम भी। मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एम भी हो जाएगा परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं, है ना। मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, ठीक है। अब आप समझिए कि संवेग में मोमेंटम मैग्नीट्यूड होता है ना, परिमाण होता है, तो क्या इसमें दिशा भी होता है, तो यस डियर स्टूडेंट्स, संवेग में दिशा भी होता है ना। दैट मीन्स मोमेंटम हैविंग डायरेक्शन ऑल्सो,
अब इस डायरेक्शन किधर होता है, संवेग का दिशा किधर होता है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वस्तु के संवेग का दिशा वही होगी जो उस क्षण वस्तु के वेग की होगी। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है आपका मोमेंटम भी आपका रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम भी होगा। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड भी है यानी कि परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है, दैट मीन्स दिशा भी है, तो उस वेक्टर उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दैट मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका संवेग जो है ना ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी को डियर स्टूडेंट्स सदिश राशि बोलते हैं हिंदी में, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलते हैं, और संवेग जो है मोमेंटम ये एक सदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी के बारे में आइडिया नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटिटी इट्स मेजरमेंट, देन प्लीज व्यू द फर्स्ट वीडियो मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट। याद रखिएगा आपका जो फिजिक्स का ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए का जो फर्स्ट पॉइंट है वही है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और इसके मापन। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और आपके गाइड वगैरह में जो गाइड्स तैयारी कर रहे हैं ना उन लोग तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, जितना बढ़िया कंटेंट हम दे रहे हैं ना वो कंटेंट आपका गाइड वगैरह में नहीं है ना। और कंटेंट पे मार्क्स मिलेगा फिजिक्स में, सही चीज लिखिएगा, सही तरीका से लिखिएगा तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स मिलने वाला नहीं है ना। इस चीज पे ध्यान रखना। तो आप ना उसका वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यूनिट एंड मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जेपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वेक्टर क्वांटिटी ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। तो याद रखिएगा मोमेंटम जो है ना आपका ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो मास का एसआई यूनिट यानी कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी, और ये जो वेलोसिटी है आपका वेग इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, है ना, यूनिट ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि भाई यूनिट बताओ, मात्रक बताओ, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये कहां से आया आप लोग समझ पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट, यह व्युत्पन्न मात्रक है ना। तो बेसिक मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स कितना है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बता दे रहे हैं आपको, है ना, अगर कोई भी गेस करेगा ना तो इसको जरूर गेस करेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो आप उसको जरूर देखिएगा अच्छे से, है ना। तो P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। किसको समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा आप अगर खाली संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिख दीजिएगा ना, जो कि आमतौर पे गाइड वाइड में दिया रहता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर 32 मार्क्स में आता है, 32 मार्क्स में आता है, या फिर 20 मार्क्स में भी आता है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स कंप्लीट थ्योरी। कोई भी चीज जो आप बोलते हैं ना उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि भाई जो बोले हैं वो सही बोले हैं। खास करके फिजिक्स जहाँ पर डेरिवेशन होता है और उसी पर मार्क्स मिलता है, दैट मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है वो जरूर आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, डियर फ्रेंड्स संवेग संरक्षण का सिद्धांत जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा या
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, क्योंकि इसी पर आधारित आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज होगा, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो क्या आप व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट आर द लॉज ऑफ द न्यूटन्स, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, बल क्या है ना, और न्यूटन के गति के नियम को 100 उदाहरण व्याख्या करें। डियर स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार जेपीएससी मेंस के लिए। इसका भी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन शानदार कंटेंट के साथ वीडियो बना हुआ है, जरूर देख लेना, है ना, इसको जरूर एक बार रिव्यू कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो चैनल अपना नया है, जो आप ही लोग के लिए लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, है ना, नहीं तो हम लोग लगातार ऑफलाइन ही काम कर रहे थे। तो आप लोग जो है ना बेसिकली काइंडली, है ना, शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है, ये आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर हमारे व्यूअर हैं तो, है ना, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी अगर पसंद आए तो वो भी ये वीडियो देख पाएँ, ठीक है। चलिए, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी जरूरत पड़ेगा इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपको हम बता देते हैं फिलहाल। तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम क्या बताएं, आपको हम बेसिकली बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, न्यूटन का द्वितीय गति के नियम के अनुसार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं आपको बता रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज दैट इन विच द फोर्स एक्ट। संवेग में यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है, ठीक है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यहीं पे लिख देते हैं फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका आगे जरूरत पड़ेगा इसके एक्सप्लेनेशन में, है ना, तो आप आई थिंक सो अब इस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आपको आइडिया नहीं है तो, अगर आइडिया है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझ गए कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज क्रिएट होगा, है ना, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ से, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से ये स्पष्ट होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। We can find out this conclusion from the second law of motion। आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अब ये देखिए आपको कि अगर संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि संवेग नियत रहेगा, मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को, जनरलाइज्ड फॉर्म को ही संवेग संरक्षण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मान लीजिए आप इसको और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, इसके नीचे एक लाइन लिखिएगा कि अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल का मान शून्य हो, किसी पिंड पर आरोपित
बाह्य बल का मान 0 हो तो उसके कुल संवेग का मान नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसको भी आप नीचे लाइन में लिख दीजिएगा कि रॉकेट का प्रक्षेपण जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। अब देखिए यहां तक जो है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट हम बोले ना, ये स्टेटमेंट आपको हर एक जगह मिल जाएगा, है ना, यहां तक सब लिखेगा। लेकिन इसके बाद फॉर्म होता है इस बात को प्रूफ करना कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कोई अनजान, मान लीजिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं ना, उस आंसर को हम कैसे माने कि आप सही बोल रहे हैं। बात समझ में आया। तो कोई भी चीज जो आप लिखते हैं ना, तो उसका प्रमाण, उसका रेफरेंस उसको साबित करता है कि भाई ये बात सही है ना। जैसे हम मानेंगे कि भाई इंडिया में जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी का स्थिति है ना। तो आप जो है सो कुछ डेटा दीजिएगा तब ना जी। हाँ, आप भूखमरी सूचकांक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विश्व खाद्य सूचकांक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई देखो खाद्य सुरक्षा में इंडिया की क्या स्थिति है ना। तो आप कुछ डेटा दीजिएगा तब ना, बेरोजगारी संबंधित जो है कुछ डेटा दीजिएगा तब ना हम समझेंगे कि हाँ इस डेटा के अनुसार ये बोल रहा है। आप बोल दीजिएगा कि भाई, आप मान लीजिए पॉलिटी में ही कुछ बोले तो आप कुछ रेफरेंस दीजिएगा तब ना भाई कि संविधान का इस आर्टिकल के तहत हम ये बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बोलना बहुत जरूरी होता है ना। हम जान रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने आंसर में वो रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। आप मान लीजिए इतिहास ही लिख रहे हैं, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस अभिलेख में ये बात बोला गया है, इस किताब के अनुसार ये बोल रहे हैं, हर्षचरित्र के अनुसार ये बोला जा रहा है। ये सब चीज़ बताइएगा ना तो शानदार मार्क्स उठता है। और आंसर राइटिंग में बेसिकली हम लोग इसी पे काम करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं आगे। तो आपको बता दिया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको इसका प्रूफ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रूफ क्या करना है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपका, ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरी है। और इसका अनुपालन मैक्सिमम जगह पर ये फॉलो होता है ना, मैक्सिमम जगह पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत को डिटेल में। एग्जाम में अगर मान लीजिए 32 मार्क्स में आया या फिर 20 मार्क्स में भी आया तो इस एक्सप्लेनेशन को जरूर दीजिएगा। इससे आपका आंसर जो है ना बहुत शानदार होगा, मार्क्स शानदार रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि M1 और M2 द्रव्यमान का दो गोला है, यानी कि दो स्फीयर है, या फिर यू कैन से दैट दो बॉडी है, और वो चिकना सतह पर यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है U1 और U2 वेग से। एक बार आप फिर से देखिए, लुक एट बोर्ड, ध्यान से समझिएगा। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, डेरिवेशन से बिल्कुल मत डरिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, इससे इजी कुछ नहीं है। देखिए, एक आपका बॉडी है A, ये आपका एक बॉडी है A, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लीजिए M1 है ना, और ये जो है U1 वेग से मूव कर रहा है। कि क्या स्पीड है इसका, U1, है ना। U को आमतौर पे फिजिक्स में प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना एक दूसरा गोला है आपका B, यानी कि दूसरा बॉडी है B जिसका मास M2 है। ये आपका जो है ना, ये आपका U2 वेग से मूव कर रहा है, ये आपका U2 वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ दूर मूव करने, ये जो है ना आपका U2 वेग से मूव कर रहा है। इसको हम लोग फिगर 1 नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं फिगर 1, ठीक है। ये आपका फिगर 1 है। अब मान लीजिए कि U1 का स्पीड U2 से अधिक है। ये जो आपका U1 है, U1 जो है U2 से अधिक है, तो ये वाला जो है आपका A, ये B से जाकर टकराएगा ना, B से जाकर टकराएगा, ठीक है। तो मान लीजिए फिगर 2 में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि U1 का स्पीड ज्यादा है U2 से, तो ये A जो है गोला A, ये B से जाकर टकराएगा। तो फिगर 2 में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लुक एट बोर्ड, ये आपका फिगर 2 है। इसमें ये आपका गोला A ये टकरा गया गोला B से, गोला A टकरा गया गोला B से। स्फीयर A, बॉडी A ये आपका टकराया है किससे, बॉडी B से। अब क्या होगा,
डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों टकराए, तो जब ये दोनों टकराएगा तो चूंकि ए का स्पीड ज्यादा है तो दोनों का दोनों किधर मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, दोनों का दोनों किधर मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ध्यान रखिएगा, ये इधर फोर्स लगाया, ये इधर फोर्स लगाया। ठीक है, टकराने पर। तो अब थर्ड केस क्या बनेगा, तो आपका जो बॉडी ए है ना, वो आपका भी वेग से मूव करेगा, v1 वेग से, और ये जो आपका बॉडी बी है ये आपका मूव करेगा v2 वेग से, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि टकराने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और मान लिया कि टक्कर के बाद ए का वेग v1 और बी का वेग v2 हो जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। फर्स्ट केस क्या हुआ कि ए और बी दोनों एक समतल सतह पर जा रहा है, ए का वेग u1 है, बी का वेग u2 है ना। मान लीजिए कि ए का वेग ज्यादा है, u1 ज्यादा है u2 से, तो ये वाला बॉडी आके इसे टकराएगा। टकराया, ये टकराने के बाद चूंकि स्पीड ज्यादा है तो दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। और जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराता है तो डियर स्टूडेंट्स संवेग में परिवर्तन हो जाता है ना। संवेग में परिवर्तन हो जाता है, और उसका जो फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स है वो क्या होगा अभी हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद देखिए वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो गया, चेंज कर गया। वेलोसिटी भी क्या हो गया, चेंज कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 से ये लोग जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये जो आपका गोला ए है, स्फीयर ए है, इसके संवेग में कितना परिवर्तन आया, है ना। यानी कि हम लोग बोलेंगे अतः गोले ए के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो गोला ए का संवेग में कितना परिवर्तन आया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई संवेग होता क्या है। संवेग p इक्वल टू होता है mv, p इक्वल टू होता है mv। तो शुरुआत में जब यहाँ पर गोला था तो इसका मोमेंटम क्या था, m1 इंटू u1 mv। m मास था, स्पीड क्या था, u था, है ना। तो मास द्रव्यमान गुना वेग जो होता है वो होता है संवेग। ठीक है ना। तो ये आपका m और u, तो इनिशियल था mu, है ना, m1 u1, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा m1 v1, है ना। तो यानी कि संवेग में परिवर्तन, दैट मीन्स परिवर्तन जो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, अंतर को बताता है ना। तो शुरुआत में आपका m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस m1 u1, दिस इज द आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए होगा आपका। क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग, अब हम लोग निकालते हैं गोला बी के संवेग में परिवर्तन। गोला बी के संवेग में परिवर्तन ये क्या होगा। तो अब देखिए गोला बी का शुरुआत में मोमेंटम क्या था, मोमेंटम था m2 u2। अब बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया m2 v2। तो m2 v2 में से फाइनल में से हम लोग इनिशियल को घटा देंगे तो हम लोगों को चेंज निकल जाएगा ना, m2 u2 हम लोगों को चेंज निकल गया, इतना का चेंज हो रहा है वो हम लोग को पता चल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब देखिए सवाल ये है कि ये जो टक्कर हुआ, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराया तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका किसका, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होता है। दैट मीन्स दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, डियर स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो अबाउट द, डोंट हैव आइडिया अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, देन प्लीज व्यू माय वीडियो in the playlist JPSC Mains, and that video is also one of the very important for your exam. Okay, now move to this one. ध्यान देना। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए, ध्यान देना, यहाँ पर दो गोला टकराया, ये दोनों गोला टकराया, तो ये दोनों गोला जो टकराएगा, स्फीयर जो टकराएगा, तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा, दैट मीन्स गोला ए के द्वारा बी पर फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए कि गोला ए के द्वारा जो बी पर फोर्स लग रहा है ना, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार लिख देते हैं यहाँ पर, न्यूटन के
तृतीय नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, गोला ए के द्वारा बी पर जो बल लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एफ ए बी, यानी ए के द्वारा जो बी पर बल लगा, ठीक है ना, और बी भी तो ए पर बल लगाएगा। आप हम पे आप जो है ना, आप मान लीजिए इस पर ऐसे मान लीजिए आप एक्शन कर रहे हैं, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो मान लीजिए ये इससे टकरा रहा है तो ये फोर्स लगाया इस पर, तो ये भी फोर्स लगाएगा इस पर। तो गोला बी के द्वारा जो ए पर फोर्स लगेगा उसको हम लोग डिफरेंस मान लेते हैं एफ बी ए, एफ बी ए, एफ ए बी और एफ बी ए, ठीक है ना, एफ ए बी और एफ बी ए। रिएक्टेंट्स याद रखना, एफ बी ए इक्वल टू माइनस और एफ बी ए हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए होगा। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। हम एक्चुअल में बताया तुमको क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये जो फोर्स होगा ये दूसरे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है उसका जो है आपका मैग्नेट जो परिमाण है वो तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब समझिए कि हम लोग अब निकालने जा रहे हैं एफ ए बी का वैल्यू। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एफ ए बी का वैल्यू, दैट मीन्स फोर्स जो ए के द्वारा बी पर लगाया जा रहा है, ठीक है। एफ ए बी का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। एफ ए बी कितना होगा, आसान भाषा में समझिए, एफ ए बी कितना होगा, है ना। तो एफ ए बी डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स होता है ये होता क्या है, तो याद रखना, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे हम लोग इसी का यूज करेंगे। एफ ए बी आपका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि m1, यानी कि आपका हो जाएगा m1 v1 जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। अब आप पूछिएगा सर ये t कहाँ से ले आए आप, ये आप t कहाँ से ले आए। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये दोनों गोला जो टकराया है ना, टकराया, दैट इज फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल टी। टक्कर के समय दोनों बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, दोनों गोले एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जो बहुत अल्प समय टी के लिए लगता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये लगता है, दैट इज टी टाइम के लिए। किसके लिए, टी टाइम के लिए। यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया, क्लियर, वहीं से टी आया है, टाइम को टी। तो एफ ए बी बराबर m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। मान लीजिए आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपको ये आइडिया है एफ बराबर एम ए होता है, सो ये आपके पास आइडिया होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, ए जो होता है ना इसको बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, ये आपका होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी ए होता है, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर आप देखिए m1 अगर कॉमन ले लेंगे तो v1 माइनस यू वन बाई टी आएगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग निकालना चाहेंगे अब एफ बी ए, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। एफ बी ए क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी, दिस इज योर सेकेंड फोर्स, क्लियर। अब आप हमको ये बताइए कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 बोल दें, नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे इसका, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, हमको रिजल्ट मिलेगा एफ ए बी का वैल्यू क्या है अपने पास, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी, और आपका दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, माइनस ऑफ एफ बी ए आपका क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी। तो ये टी और टी तो कैंसिल होगा, टी और टी कैंसिल होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस, हम आपको एक लाइन लिख ही दे रहे हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस ऑफ m2
M2V2 माइनस माइनस प्लस M2U2। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे समझिएगा। M1V1 जो है आपका, है ना, ये आपका ए वाला पोर्शन अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। M1U1 ये प्लस में आएगा, प्लस M2U2 बराबर ये वाला चीज को इधर लाइए, यह का आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि आप बोल सकते हैं कि टक्कर के पूर्व के कुल संवेग, ठीक है, यानी कि आप यहां बोलिए कि इससे ये प्रूफ होता है कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग ये आपका कुल संवेग ये बराबर है टक्कर के बाद का कुल संवेग का। टक्कर के बाद का कुल संवेग का ये आपका बराबर है। ये चीज हम लोग प्रूफ कर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अतः हम लोग बोल सकते हैं, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पिंडों के टकराने से पूर्व और टकराने के पश्चात कुल संवेग हमेशा नियत रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। दैट मीन्स जो हमने स्टेटमेंट में बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट था उसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। डियर स्टूडेंट, जो एग्जामिनर होता है ना वो ये देखना चाहता है, ये जो फिगर है ना इसको देखना चाहता है। समझ गए ना। इस फिगर जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग को शो करता है, आपका शानदार कॉन्सेप्ट को शो करता है ना। आप रटे हुए हैं या जानकार हैं ये फिगर बता देता है। समझ गए ना। इसलिए कुछ स्टूडेंट को सॉलिड मार्क्स मिलता है और कुछ स्टूडेंट को सॉलिड मार्क्स नहीं मिलता है। किसी स्टूडेंट को 40 में 20 मार्क्स मिलता है, 32 में 16 मार्क्स मिलता है, कुछ स्टूडेंट को 32 में 22 मार्क्स मिलता है। तो वही रीजन है ना, जो डिफ्रेंशिएट जो होता है ना, क्रिएट मार्क्स में जो है अंतर आता है, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए ना। इस बात को याद रखिएगा, हमने इसको प्रूफ कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसका चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए हमें आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो मेंस के लिए हम लोग जेपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस रेडी किए हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका रिव्यू किए हैं, पढ़े हैं, है ना। जो एक्चुअल में जितना भी आपका पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 है ना, उसका जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उससे मतलब निकाला गया है, बनाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसे एक बार जरूर देखिए। साथ में अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो है सो वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है, शानदार तरीके से नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो आप सबसे पहले तो रिव्यू कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन का, और साथ में आप उसका नोट्स भी ले सकते हैं, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को तो एक बार जरूर देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है और सब क्वेश्चन ऐसा ही है जिसका आने का चांस है। दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 गेस्ट क्वेश्चन को एक बार आप रिव्यू कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब हम लोग लिखेंगे संवेग संरक्षण के प्रमुख उदाहरण। संवेग संरक्षण का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आंसर अधूरा होता है। अगर के फिजिक्स में तो एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा आपका। न्यूटन सेकंड लॉ लिखे, एग्जाम्पल डालिए। थर्ड लॉ लिखे, एग्जाम्पल डालिए। फर्स्ट लॉ लिखे, एग्जाम्पल डालिए। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल को समझाइए भी थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है। क्लियर। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत में हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे, बंदूक से गोली का निकलना। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, बंदूक से गोली का निकलना, ठीक है। इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा। पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो आपका है बंदूक से गोली का निकलना। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर किए होंगे या फिर सुने होंगे, है ना, कि बंदूक से जो गोली निकलता है इस दौरान गोली तो आगे की दिशा में
संवेग उत्पन्न करेगा क्योंकि आगे की दिशा में जाता है ना। गोली आपका आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है गोली के द्वारा, है ना। और बंदूक का पीछे की ओर हटना भी क्या करता है, संवेग उत्पन्न करता है। यानी गोली आगे गया, बंदूक पीछे की ओर झटका खाता है। क्लियर। अब बोलिए भाई झटका तो बहुत जोरदार नहीं खाता है, तो याद रखिएगा चूंकि बंदूक का द्रव्यमान बंदूक का जो गोली है उसका द्रव्यमान बंदूक की तुलना में बहुत ज्यादा कम रहता है, इसलिए जो भी चलाते हैं गोली उनको झटका कम लगता है। यदि बंदूक का द्रव्यमान जो है हल्का होगा, दैट मीन्स बंदूक जितना हल्का होगा झटका पीछे की ओर उतना ही तेज लगेगा। यह आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत को डिपेंड करता है। दूसरा है आपका रॉकेट का उड़ना। दूसरा जो एग्जांपल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना ये क्या है भाई, रॉकेट का उड़ना या फिर इसी का रॉकेट का नोदन इस टाइप से लिखा रहता है ना। तो ये रॉकेट का उड़ना कैसे संवेग संरक्षण सिद्धांत को डिपेंड करता है, तो याद रखना रॉकेट का जो नोदन होता है ना, नोदन इंग्लिश में बोलते हैं प्रपल्सन, ठीक है, प्रपल्सन बोलते हैं नोदन को। तो रॉकेट के नोदन में प्रपल्सन में रॉकेट का जो पिछला भाग है, पिछला भाग में क्या होता है, मान लीजिए रॉकेट है तो इसका पिछला भाग ये वाला हो गया, इस यहाँ पर होता है नोजल, यहाँ पर क्या होता है नोजल होता है, ठीक है। और इस नोजल से जो है ना हाई स्पीड में यानी कि अति उच्च गति से गैस बाहर निकलता है, ठीक है। ये रॉकेट हो गया आपका, रॉकेट का ये नोजल हो गया, इस नोजल से अति उच्च स्पीड में हाई स्पीड में गैस बाहर निकलता है। तो गैस जो बाहर निकलता है तो नीचे की ओर मोमेंटम क्रिएट करता है, बात समझ में आया, ये मोमेंटम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसी के विपरीत और इक्वल मोमेंटम इसके अपोजिट साइड में क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए गैस द्वारा वहन किए गए संवेग है ना, मान लीजिए नीचे की ओर गैस निकल रहा है, इसके अपोजिट में, ठीक है, उतने ही परिमाण में मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में संवेग क्रिएट होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा। और वही मोमेंटम रॉकेट को आगे की ओर यानी कि जेट आपका प्लेन हो गया या फिर रॉकेट हो गया, ठीक है ना, उसको आगे की ओर वही मोमेंटम क्या करता है, धक्का देता है, यानी कि आपको इतना फोर्स क्रिएट कर देता है कि ये रॉकेट आगे की ओर इतना स्पीड में भागता है। बात समझ में आया। तो रॉकेट का उड़ना बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का एग्जाम्पल है। आप इसको भी डाल दीजिएगा। एक कॉमन आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि बर्थडे वगैरह में जो है ना फुक्का जो फुलाते हैं, बैलून या गुब्बारा जो फुलाते हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी फुलाए और उसके बाद जो छूट जाता है, हाथ से छूट गया तो सीधे उड़ता है ना, जब तक हवा रहता है तब तक ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते भागता है। तो सवाल है ऐसे क्यों है भाई, जा इधर रहा है, हवा तो इधर निकल रहा है। आप गौर करते हैं, आप कभी बैलून को फुलाइएगा उसको छोड़िएगा, तो ये मान लीजिए ये बैलून है, ठीक है ना, मान लीजिए ये बैलून है, यहाँ से उसको छोड़े, ऐसे छोड़े तो हवा तो इधर निकल रहा है, यानी इधर हवा निकल रहा है, भाग रहा है उधर, है ना। ये एक्चुअली में होता क्या, याद रखिएगा कि हवा से भरा हुआ बैलून में जब छेद हो जाता है ना, तो हवा उस छेद से तेजी से बाहर निकलने लगता है, स्पीड में बाहर निकलने लगता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि हवा के संवेग में, मोमेंटम में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के बराबर, इसी परिवर्तन का इक्वल परिवर्तन जो है आपका विपरीत दिशा में बैलून में भी होता है। बैलून का भी संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। यही कारण है कि बैलून हवा निकलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलने लगता है। इसको आप थर्ड एग्जांपल में डाल दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आप सभी को संवेग संरक्षण के सिद्धांत और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और आई होप सो कि आप अगर इसे एग्जाम में लिखिएगा तो आपको दूसरे कंपैरिजन में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा, और आप ईच एंड एवरीथिंग इसी टाइप से एक्सप्लेन कीजिएगा, सॉलिड मार्क्स मिलना कन्फर्म है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह का लगातार वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पे आ रहा है ना। जेएसएससी के लिए भी आ रहा है, झारखंड के लिए वीडियो अपलोड होगा, है ना। तो आप लोग काइंडली अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल अपना नया है ना, और लगातार आप लोगों के लिए शानदार कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। तो
और दूसरों के पास भी ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। जेपीएससी मेंस के लिए लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे ये बता सकते हैं, उसे भी अपलोड करने का कोशिश किया जाएगा। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 गेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेपीएससी मेंस आप उसे लेकर के देख सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 99 है, और अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको लगता है तो आप इसे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आपने पर्टिकुलरली नहीं बनाया है। ईच एंड एवरी नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कुछ अमेजिंग शानदार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much and all the best for your JPSC mains exam. Thank you.